तो ये अपना पेज नंबर है 14। वाई डू वी फॉरगेट थिंग्स। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये कभी भी हम इस तरीके से सोचते नहीं, चीजों को भूल जाते हैं। तो अब स्मरण शक्ति कौन सी वाली? आई सपोज देयर आर सेवरल रीजंस। इसके बहुत कारण हैं। फर्स्ट, बिकॉज वन मेक्स यूज ऑफ द मेमोरी टू रिमेंबर। मेमोरी इज ए मेंटल इंस्ट्रूमेंट एंड डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन। ये आपके ब्रेन मस्तिष्क के गठन के ऊपर निर्भर करता है। योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग unless it begins to degenerate, but still its growth can continue for a very, very long time, much longer than that of the body. शरीर भी ग्रो करता रहता है, पर उसकी एक सीमा के ऊपर जाके कि भाई अब इससे ज़्यादा ग्रो करने की स्थिति नहीं है। पर ब्रेन जो है उससे लंबे समय तक जा सकता है, कंटिन्यू कर सकता है ग्रो करना। एंड इन दिस ग्रोथ necessarily some things will take the place of others. कुछ चीज़ें जाएंगी, कुछ उसकी बजाय नई आएंगी। और स्पेशली जो चिंतन करता है, विचार करता है, उसके नए सेल्स डेवलप होते रहते हैं। ये तो ब्रेन की बात कर रहे हैं। माइंड तो हमेशा ही ग्रो कर सकता है आपका। एंड एज द मेंटल इंस्ट्रूमेंट डेवलप्स, थिंग्स विच हैव सर्व्ड देयर टर्म और द ट्रांजिटरी मोमेंट in the development may be wiped out to give place to the result. आपको रिजल्ट पता है जीवन के अंदर कि भाई ये सारी चीजें और उसकी डिटेल तो याद नहीं है, ये वाली चीज याद है, रिजल्ट याद है। सो द रिजल्ट ऑफ ऑल दैट यू न्यू इज देयर लिविंग इन इटसेल्फ, बट द रोड ट्रेवर्स्ड टू रीच इट मे बी कंप्लीटली ब्लर्ड। वो हो सकता है कि स्मृति से बिल्कुल धुंधली हो जाए और चली जाए। किसी निष्कर्ष के ऊपर आप पहुंचे, वो आपके लिए जीवित हो सकती है वो बात, वो सजीव। आप जब चाहें तब हाँ ये तो पता है वहाँ ये चीज़ थी, ये बात है, या इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे, वो स्थान के ऊपर दोबारा नहीं जाएंगे। ये कारण रहे, ये घटनाएं, ये वो कोई जरूरी नहीं है कि डिटेल आपकी याद हो। दैट इज ए गुड फंक्शनिंग ऑफ द मेमोरी मीन्स रिमेंबरिंग ओनली द रिजल्ट्स so as to be able to have the elements for moving forward and a new construction. ये एक गुड फंक्शनिंग की बात है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट रिटेनिंग थिंग्स रिजिडली इन द माइंड। ये एक तरीका है कि आप उनके निष्कर्षों को वो संजो के रखें इस चीज से। और ये भी डिपेंड करता है आप कितने स्तर के ऊपर अवेक हैं, उतने ही निष्कर्ष जीवन से निकाल पाओगे। भाई हर कोई जीवन से क्या निकालता है, जितनी अवस्था के अंदर वो है उससे निकाल पाता है। नाउ देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑल्सो, एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। अपार्ट फ्रॉम द मेंटल मेमोरी विच इज समथिंग डिफेक्टिव, देयर आर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये यदि आप करना शुरू कर दो तो आपका चीज़ों को देखने, सोचने, समझने और उनको स्थायी रूप से अपने पास रखने का तरीका चेंज हो जाएगा। ये वाली चीज़ कभी भी नहीं भूलोगे। Each state of consciousness in which one happens to be registers the phenomena of a particular moment, whatever they may be. हर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसके अंदर व्यक्ति है रजिस्टर्स द फिनोमिना ऑफ ए पर्टिकुलर मोमेंट। और इसलिए आपकी जो मूर्तियां हैं, आपकी जो कलाकृतियां हैं, आपकी जो डीपेस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको लाके जब वहां मूर्तिमान कर देती है, चित्रकला के अंदर डाल देती है। जो भी आपकी सबसे कालजयी जो कृतियां हैं, संगीत की हो गई, पर संगीत तो अब आप यदि उसको रिकॉर्ड कर लो तो एक अलग बात है, नहीं तो वो तो एक लाइव चीज है। पर मूर्ति हो गई, कोई आपने कांस्य के अंदर कर दिया या कोई इस तरीके की कला आपने करी, वो आपका एक क्षण विशेष है कि उसके अंदर आपने ये कविता बड़ी इंस्पायर्ड, जैसे पोएट्री होती है, आप इंस्पिरेशन के मोमेंट में थे और आपने उसको अंकित कर दिया, शब्दों के अंदर उसको एक्सप्रेस कर दिया, तो उसमें जबरदस्त शक्ति आ जाएगी। वहीं एक बड़ी तुकबंदी कर रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें कोई पावर नहीं है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, आपकी स्टेट जो भी है, रजिस्टर्स द फिनोमिना ऑफ ए पर्टिकुलर मोमेंट
उस मोमेंट का एक पर्टिकुलर जो कोई भाव है, जो रुख है, जो चीज है, वो रजिस्टर कर लेती है, अंकित कर लेती है। वहां हम गए थे पौंडीचेरी के अंदर, समाधि के पास हम बैठे, ये वाली चीज। अब उसमें ये थोड़ी है कि हम वहां उस होटल के अंदर गए थे, खाने का ये टेक्सचर था, ये था। हाँ, इतना याद कर सकते हो कि वहां का एटमॉस्फेयर सुखद नहीं था, आपको वहां कोई हैप्पी कोई फीलिंग नहीं आई। यहाँ तक तो ठीक है, पर आपको कहो वहां का गेट का रंग क्या था, उसका ये क्या था, कोई ये डिटेल, कितनी डिटेल याद रख सकते हैं? If your consciousness remains limpid, wide, and strong, you can at any moment whatsoever, by concentrating, call into the active consciousness what you did, thought, saw, observed at any time before. और यदि आपने कॉन्शियसनेस के अंदर किसी चीज को रिटेन किया है, तो आप उसको एट विल किसी भी समय, आपको डीप कोई विजन प्राप्त हुआ, सपने में भी हो सकता है, ध्यान के अंदर हो सकता है, जीवन में पढ़ते सोचते चलते कभी भी हो सकता है, वो आपको कॉन्शियसनेस के अंदर रजिस्टर कर गई वो चीज, तो उसको आप कभी भी फिर बाद में रिकॉल कर सकते हो, कॉल इनटू एक्टिव कॉन्शियसनेस। ऑल दिस यू कैन रिमेंबर बाय ब्रिंगिंग अप इन योरसेल्फ द सेम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो ही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को दोबारा रिकॉल करके आप फिर से उसको जी सकते हो। एंड दैट इज नेवर फॉरगॉटन, ये कभी नहीं भूला जाता। यू कैन लिव 1,000 years and you would still remember it. Consequently, if you don't want to forget, it must be your consciousness which remembers and not your mental memory. आपकी मानसिक जो स्मरण शक्ति है, पर अब इसको हम प्रैक्टिकली शिक्षा के अंदर कैसे डालें? भाई मैथ्स पढ़ रहा है, उसको कहो कि आप कॉन्शियसनेस से इसको याद कर लो। अब फॉर्मूला है मैथ्स का, एल्जेब्रा का है या जो भी है, पर उसके अंदर भी माँ कह रही है कि यदि आप कॉन्शियसनेस इन्फ्यूज करते हो, अब वो कैसे, ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रह गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करें? ऐसे एक्ट के अंदर आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई बिल्कुल सामान्य सी क्रिया कर रहे हैं, आप हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं उसको, उसके अंदर भी आप उसको ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ऐसी चीजें दे सकते हैं जो आपको बिल्कुल फिजिकल चीजें लगती हों या आपको मैकेनिकल चीजें लगती हों, उसके अंदर भी जब आप कॉन्शियसनेस इन्फ्यूज करते हो, ये चीज करने की है। इसके अंदर शिक्षा के अंदर ये किए जाने की आवश्यकता है। हमको तो खैर ये सूत्र बता ही रहे हैं कि आपको किस तरीके से मेमोरी अपनी डेवलप करनी चाहिए, पर इसको कल्टीवेट करना चाहिए भी कैसे करें, अब ये प्रश्न है। योर मेंटल मेमोरी विल बी वाइप्ड आउट इनएविटेबली। मेंटल मेमोरी तो धीरे धीरे ब्रेन सेल्स जो हैं नए बन रहे हैं, पीछे के जा रहे हैं, गेट ब्लर्ड and new things will take the place of the old ones. But things of which you are conscious, you do not forget. आप जिन चीजों के बारे कॉन्शियस हो, उसको आप कभी नहीं भूलते हो। You have only to bring up the same state of consciousness again. आपको टेक्स्ट दिख जाएगा इसमें, वही चीजें जो है ना, सेम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस दोबारा ला सकते हो। एंड thus one can remember circumstances one has lived thousands of years ago, if one knows how to bring up the same state of consciousness. अब इसके अंदर जब माँ ये कह रही है lived thousands of years ago, ये कोई फंडामेंटल बात कह रही है। अब ये तो आप ये कह दो thousands of years, हजारों साल, अरे 100 बरस ही निकालना मुश्किल हो रहा है, हजारों की तो बात ही दूर रही। पर हाँ, जिन लोगों ने जीवन जिया है, माँ को तो अपने पूर्व जन्मों की वहाँ की जो है मेमोरीज, पर उसके अंदर भी बहुत इन्वॉल्व चीजें हैं। खाली कोई एक स्टेटमेंट दे दें उससे कोई ये हो जाए, ऐसा नहीं है। इट इज इन दिस वे दैट वन कैन रिमेंबर वंस पास्ट लाइव्स। दिस नेवर गेट्स ब्लोटेड आउट while you don't have any more the memory of what you have done physically when you were very young. You would be told many things you no longer remember. That gets wiped off immediately, for the brain is constantly changing
and certain weaker cells are replaced by others which are much stronger, and by other combinations, other cerebral organizations अलग अलग तरीके के आपके दिमाग के अंदर होंगे। सेरिब्रल मस्तिष्क से संबंधित, माइंड से संबंधित नहीं, माइंड को तो मेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह देंगे, सेरिब्रल जो बिल्कुल आपके ब्रेन से जो संबंधित है, ये अंतर आपको करना चाहिए। एंड सो व्हाट वाज देयर बिफोर इज इफेस्ड और डिफॉर्म्ड। पहले जो था वो क्या तो पूरी तरह से साफ हो जाता है या डिफॉर्म हो जाता है, विरूप हो जाता है। आप बचपन में कोई एरिया के अंदर गए थे, कोई कोई चीज हो सकता है याद हो, दोबारा अभी घूमने जा रहे हैं, कभी अब तो बहुत लंबे समय की बात हो गई, यहाँ था या नहीं था, वही अगर वहां कोई नया कंस्ट्रक्शन हो गया उस एरिया के अंदर कभी, अब तो कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, मोटा मोटा कुछ ऐसा था, इंप्रेशन सा है, अब भाई इफेस हो गया और वो तो बिल्कुल चला गया, और है तो धुंधला है, नहीं तो बिल्कुल डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म किस तरीके से भी, बचपन के अंदर आपको कोई चीज अच्छी बुरी लगती थी, आप कभी मेरे को क्यों नहीं खिलौना दिलाते, वही मेमोरी अगर आप उस समय की देखो। पर समझदारी क्या है, जब आप बड़े होते हो तो पहले आपके साथ जो घटित हुआ है अब आप उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखते हो, तो आप कहते हो हाँ, आप हंसते हो अपनी ही चीजों के ऊपर, यार मैं उस समय ऐसा कर रहा था। पर अगर आपने कस के उसी चीज को पकड़ लिया, वो तो डिफॉर्म है, तो इफेस हो जाएगी या ब्लर्ड आउट हो जाएगी या डिफॉर्म हो जाएगी। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई बात के अंदर? विवेक, सही है क्या ये ये? भैया जो, हाँ सही तो है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे होगा? कि वो कॉन्शियसनेस से कैसे याद रखें? हाँ। हाँ, यही तो मैं कह रहा था, यही शिक्षा के अंदर करने की चीज है। अगर आप शिक्षा के अंदर हो भाई, आप कभी भी खैर शुरुआत कर सकते हो, पर ये चीज तो उसके अंदर जानी चाहिए। तो मेमोरी की माता जी एक्सरसाइजेस बताती हैं वैसे तो, कि आप मेमोरी डेवलप करनी हो, एक फूल ले, उसके अंदर उसको आप यूं ही एक तो देख रहे हो, या फिर उसको जितनी चीजों और डिटेल से बांध दोगे, ये पत्ती की शेप उस वाली शेप से अलग है, इसका टेक्सचर देखो ये सॉफ्ट है, उस वाले का सॉफ्ट नहीं है। मतलब अगर भौतिक रूप से भी आप और ज्यादा डिटेल्स की जब बात करोगे, पर साथ में ये प्रश्न आता है, क्या इतनी सारी डिटेल्स हर चीज में ऐसे ही होगी? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये शिक्षा देने की जरूरत है। तो बच्चे की हमेशा ही आदत ये होगी, आप समझ नहीं सकते कि हमेशा ही ब्रेन का जो फॉर्मेशन है या माइंड कैसे काम करेगा, वो हमेशा ही उसी तरीके से, अभी किस तरीके से होता है, पढ़ने में मन लगता नहीं, तो आप क्या करते हैं, खेल खेल में अंग्रेजी सीखो, खेल खेल में ये करो, इंटरेस्टिंग बनाओ सब्जेक्ट को, अंग्रेजी को इस तरीके से कि आप पिक्चर लगाओ उसके अंदर, जिस चीज की बात कर रहे हो उसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं, उसमें ए फॉर एप्पल, एक एप्पल लगा दिया तो बच्चे को एक विजुअल कोई चीज उसको सहायता मिली, उसके सहायता से वो कर रहा है। पर उसके अंदर भी अभी उसने जब उसके सारे और सेंस ऑर्गन्स तो इन्वॉल्व हुए नहीं, एप्पल उसने देख ली, टच किया नहीं, टेस्ट किया नहीं, स्मेल उसकी क्या है वो उसको पता नहीं, तो खाली एक मेमोरी के ऊपर प्रेशर डाल के उसने कहा ये एप्पल। अब बेचारे के जितनी अंदर गई उतना फिर बाद में वो मिट जाती है, पहले तो बड़ी मुश्किल से वो एक एक चीज जमाता है अंदर, हाँ भाई ये है। उसकी बजाय यदि आपने उसके हाथ में दे दी, नाम भी पता नहीं है, या उसके साथ अब का ये वाली चीज है, खा के देखो, आपने उसके साथ टेस्ट भी जोड़ दिया, इन दोनों का गुणधर्म क्या है, ये चीज और जोड़ दी, तो एक तो आपका ऑब्जर्वेशन करने का तरीका चेंज हो गया। अभी तो एक रटा रटाया ढर्रा है जिसके अंदर बच्चे को आपने परोस दिया एक, क्योंकि इमेजिनेशन नहीं है, माता जी कहती है आप क्लास में जाते हो, इमेजिनेशन है नहीं, इसलिए आपको एक किताब का सहारा लेना पड़ता है, आप उसको कह देते हो ये वाली चीज। अब उसको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो बेचारा एट लॉस महसूस करता है कि क्या करें अब। भाई यदि आपके पास ओपनली है, आपका खुद का बच्चा है, या आपके पास यूं आ रहा है आप उसको पढ़ा रहे हो, तब तो आपके पास समय सीमा का दबाव नहीं है। पर यदि आपको किसी तय समय के अंदर कि मेरे को तो इसको हाफ ईयरली एग्जाम है, वीकली एग्जाम है, ये है वो है, अब उसके अंदर बच्चा समझने के ऊपर कब ध्यान देगा?
और यदि प्रॉपर तरीके से शुरुआत नहीं करी गई, वो हमेशा ही जीवन भर पिसता रहेगा और वो उससे भय खाता रहेगा, दूर हटता रहेगा। पर इसके अंदर माँ ये कह रही है, जैसे आपने सपोज उसके हाथ के अंदर संतरा दे दिया, वो टच भी कर सकता है, स्मेल भी कर सकता है, पर इससे कॉन्शियसनेस के अंदर चीज कैसे चली गई? अब आप धीरे धीरे उसकी साइकोलॉजी को भी उसके साथ जोड़ते हैं। ये सारा काम टीचर की इमेजिनेशन, वो कितना जिंदा दिल है और उस अपने फील्ड में कितना क्लियर है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो ये कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक तय पैटर्न के ऊपर चलेगा। और बच्चे को फिर बाद में, अब बच्चा तो अपने आप में गुत्थी है, वही बच्चा आज किस तरीके से, कल किस तरीके से, इसने तो एक तय नियम पकड़ रखा है, मैं तो रोज इसके हाथ के अंदर सेव देने वाला हूं। ऐसे नहीं चलने वाली ये बात। आपके पास तो अनंत पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। जैसा बच्चा जिस तरीके से आए, आप तुरंत उसके साथ। ये कब होगा? जब आपने अपने ऊपर होमवर्क किया होगा। देखिए, टीचर अगर साइकोलॉजिकली अवेक होता है तो उसका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक टीचर ऐसा है जो मेरे को मतलब नहीं है, मेरी तो तनख्वाह पक्की होनी चाहिए, महीने वाले दिन, हाँ थोड़ा मेहनत मैं इसलिए करूंगा क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर है, मेरे बच्चे कितना परसेंटेज लेके आते हैं, तो वो थोड़ा मनोयोग डालता है उसके अंदर। जितना मनोयोग डालता है उतने फिर बाद में वो कोशिश करता है अपने तरीके से, हर जना कोशिश कर रहा है। अलग अलग तरीके हैं। तो यदि आप साइकोलॉजिकली अवेक हो, चीजों को ऑब्जर्व करते हो, आपने खुद ने, अगर आप खुद ही कॉन्शियसनेस के स्तर के ऊपर अवेक नहीं हो, बच्चों को कहां से सिखाएंगे? उसकी नेसेसरी कड़ियां कैसे जोड़ेंगे? तो मैं जो बता रहा हूं एग्जाम्पल से उसके हाथ में दे दिया, उससे चीजें धीरे धीरे ऑब्जर्व करवाइए। आपको लगेगा कि आपकी प्रोसेस अभी धीरे चल रही है, पर आप इतना बड़ा फील्ड एक साथ कवर करते चलेंगे और बच्चे की आदत बन जाएगी। अभी हो सकता है कि आपने नेसेसरी ग्राउंड बनाने के लिए यूं आप एक सीधी पथ पगडंडी के ऊपर निकल जाते और बहुत दूर चले जाते, और यूं आपको लगता है कि मैं खाली 100 मीटर ही कवर कर पाया, पर ये इतना जबरदस्त ग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा, इसके ऊपर बहुत सुदृढ़ भवन खड़ा कर सकते हो। जो आपके बच्चा तैयार होगा उसके नैतिकता का ऑब्जर्वेशन है, मेमोरी है, जजमेंट है। दूसरा निकल गया, उसके पास जजमेंट करने के कोई नेसेसरी उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वो चीजों को देखता है, बेचारा देख ही नहीं पाता। और इसकी आदत है, क्योंकि उसने टच भी देखा है, उसका टेस्ट भी देखा है, उसकी स्मेल भी देखी है, उसका और फलों के साथ कॉम्बिनेशन क्या है ये भी देखा है। फिर आप फल के साथ ही नहीं, आप उसको एक विचार देंगे, इस विचार का अपने आप के अंदर और विचारों के साथ क्या तालमेल है। भाई यही समस्या तो हमारी सुबह चल रही थी, क्योंकि ये कभी हमको नेसेसरी ग्राउंड ही तैयार नहीं हुआ। तो हमको ये लगता है कि ये एक विचार पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर निकल पड़ते हैं, उसके नेसेसरी कॉम्बिनेशन की ये नहीं हो सकता जब तक ये ग्राउंड तैयार नहीं हो। जब आप बच्चे के साथ ये सारी चीजें करेंगे, वो ऑटोमेटिकली, ये जीवन ऐसे ही थोड़ी देखेगा, वो सामान्य जीवन को भी वो इस दृष्टिकोण से थोड़ी देखेगा अगर बच्चे को इस तरीके से तैयार किया गया है। ये विचार अगर है तो ये वाली चीज इसके साथ नहीं चल सकती। अगर आपको स्पोर्ट्स के अंदर जाना है तो ये चीजें तो प्री रेक्विजिट्स हैं, पहले पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। अगर बच्चे को आपने ऐसे तैयार कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली विचारों का, भावनाओं का कॉम्बिनेशन, रंगों, रूपों, चीजों, पशु पक्षियों, सबका आपस के अंदर एक सही तालमेल, उनको कहाँ सिंथेसाइज करो। सोचिए कितना आपका जो एंसेंबल है बड़ा होगा, कितनी विशाल सिंथेसिस होगी। और ये कहीं न कहीं फिर बाद में, ये जब तक आप उसकी कड़ियां नहीं जोड़ते, आप स्वयं नहीं जोड़ते, तब तक न आपके लिए वो सही होगी, न बच्चे के लिए जोड़ पाएंगे। तो हमेशा ही, और इसका वास्तव में सही तरीका क्या है? आप हर चीज को माँ से जोड़ देते हो। पढ़ाते समय यदि आप माँ से जुड़े हैं, तो इसका मतलब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चीज में, मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं माँ के निहित कर रहा हूं, मैं फार्म हाउस के ऊपर काम कर रहा हूं तो माँ के निहित कर रहा हूं। क्योंकि जो सामने चीज अराइज होने वाली है वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं वहां जाऊंगा, मेरे को वहां क्या चीज मिलने वाली है मेरे कंट्रोल में थोड़ी है। आज वहां किस तरीके की समस्या मिलेगी, अच्छी चीज मिलेगी, खारी मिलेगी, सड़क के ऊपर आप गए, किस तरीके की रोड कंडीशंस मिलेगी आप नहीं जानते। पर उन कंडीशंस के अंदर भी आप माँ से जो आपका तार जुड़ा है, यदि आपने ये चीज जान ली, तो जीवन का सबसे बड़ा
जो पार्ट है वो सीख लिया। अगर आपने सीख लिया तो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर वो कन्वे हो जाएगा, नहीं तो आप कितनी भी कोशिश करो वो चेतना से तो नहीं जान पाएगा। आपने अगर ये तैयारी भी कर दी उसको कि और इंद्रियां शामिल कर लो चीज दे के, ये लकड़ी है, इसका ये गुणधर्म है, तो लकड़ी से ये चीजें बनती है, इससे ये चीज बनती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे पॉलिटिक्स समझानी है तो ऑटोमेटिकली वो उनको कैसे समझ में आ जाए सारा, तो वो संसद का निर्माण कर देंगे, लोअर हाउस अपर हाउस, वहां एक मतलब एक डेमो के तरीके से स्कूल का पूरे का एक छोटे का सा संसद बना देंगे, उसमें पूरे के अंदर वोटिंग सिस्टम कर देंगे, कैसे न्याय प्रक्रिया चल रही है, तो बच्चे को एक बेटर समझ में, अच्छा ये है, ये बात इस तरीके से है। पर अभी भी ये उसके समझने के लिए मेंटल चीज के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर जो लर्निंग बाय कॉन्शियसनेस है वो तो अभी भी एक तत्व और पीछे जा रहा है इसके। वो तो तब होगा जब आप में स्वयं में ये आदत होगी कि कोई भी आपके जीवन का पहलू है, कोई भी चीज है, उसका तार हमेशा ही आप माँ से रेफर करके, माँ ये देखो, जब आप किसी भी विषम से विषम परिस्थिति के अंदर भी माँ को पुकार सकते हो, उसके साथ कड़ी जोड़ सकते हो, यदि आप कर सकते हो तो आपको कन्वे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपका कन्वे करने का तरीका बहुत अच्छा है तो बच्चे को और सुविधा होगी निश्चित रूप से। पर मूलभूत यदि आपके अंदर ये बात है तो वो किसी भी तरीके से आपके द्वारा, आप गणित पढ़ा रहे हैं तो भी बच्चे तक ये बात पहुंच जाएगी, नहीं तो आप आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ा रहे हैं तो भी नहीं पहुंचेगी। माँ को ये प्रश्न पूछा गया, आप 12वें वॉल्यूम में पढ़ेंगे, जो शिक्षा वाला वॉल्यूम है उसके अंदर टीचर्स ने कहा माँ जो और सब्जेक्ट है वो तो हम पढ़ा देते हैं, आध्यात्मिकता का जो पार्ट है वो आप पढ़ाओ। माँ ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अगर ये चीजें आध्यात्मिक नहीं है तो मैं यहाँ क्यों समय व्यर्थ कर रही हूँ? मतलब अनाध्यात्मिक चीज के लिए मैं क्यों यहाँ ऐसा सेटअप इतनी मेहनत कर रही हूँ? हर चीज के अंदर डिवाइन को पाया जा सकता है। अगर ये शिक्षा का अंग हो जाए, सोचिए शिक्षा थोड़ी, वो तो साधना हो गई, आपकी भी हो गई, बच्चे की भी हो गई, तभी उसकी अंतरात्मा बाहर आ सकती है और तभी वो वास्तव में लर्न कर सकता है। तो आप ये कह रहे हैं प्रैक्टिकली कैसे होगा? इस तरीके से होगा। इसमें कोई बात विवेक, ये मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हो रहा है क्या? हाँ भैया, ये स्पष्ट है। अगर ये प्रक्रिया नहीं करते तो हो ही नहीं सकता, ये किया जा ही नहीं सकता, इसीलिए असंभव है माँ की शिक्षा देना। जो इंटीग्रल एजुकेशन है इसीलिए तो असंभव है। पहले तो ऐसे बच्चे कहाँ से लेके आओ, पेरेंट्स आपको चेक कर लेंगे, भैया इसको साल भर में इतना तो कोर्स कवर करना ही चाहिए था, आप कवर कर नहीं रहे हैं, आपको आवश्यकता भी नहीं है कवर करने की। भाई हिंदी पढ़ानी है, हिंदी आप रामचरितमानस लेके भी पढ़ा सकते हो, पेरेंट्स नहीं आपको अलाउ करेंगे कि भैया ना ना मेरे को नहीं। जिस बोर्ड की आप जो कैरिकुलम चला रहे हो उससे बाहर कैसे जा सकते हो? परीक्षा में तो जो क्वेश्चन आएंगे वो करवाओ, दूसरी वाली चीजें कैसे करवा सकते हो? ये शिक्षा के अंदर जब होगा, व्यक्ति स्वयं उस तार से जुड़ा होगा तो कर पाएगा, नहीं नहीं कर सकता वो। ये बात तो ठीक है ना रविकांत जी? अच्छा ये भैया, जो कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, जैसे एक और हमारे संस्कृति में देखने को मिलता है कि हम जैसे बहुत बीती हुई घटनाओं को बहुत लोग याद कर पाते हैं, तो वो स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में जाकर उस चीज को देख पाते होंगे, नहीं, या वो अलग चीज है? ये तो आपकी मेमोरी कितनी प्रखर है उसके ऊपर है। कई लोगों को और मेमोरी भी अलग अलग तरीके की है। एक जना नंबर्स में मास्टर है, उसको फोन नंबर बड़े याद रहते हैं, या उसको संख्याओं से संबंधित जो चीजें हैं वो बड़ी याद रहती है। एक को फेस याद रहते हैं, नाम नहीं याद रहते। एक बार जीवन में मिल गए उससे फेस, ये कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं है। हाँ, साइकोलॉजी के अंदर आपके पर्टिकुलर किस तरीके का बेंट है, हाँ ये यदि आप ट्रेस करेंगे उसका धीरे धीरे कारण, तो आप ये पाएंगे भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज है वो फेसेस को बड़ा याद रखती है। कुछ के अंदर रास्ते जो है, कोई आप किसी एरिया में गए उसके रूट जो है उसको बड़ा याद रहता है। दूसरा वहां 4 साल से रह रहा होगा, यार मैं तो हमेशा ही, मैं तो याद ही नहीं रहता, यहाँ आके हमेशा ही मैं चूक ही जाता हूँ।
दूसरा, एक ड्राइवर ऐसा है, वो एक बार उस एरिया के अंदर जाता है, उसको बड़ा याद रहता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ ट्रेट्स हैं ब्रेन के, माइंड विशेष इसके अंदर तो क्या कहें, मेमोरी की ये विशेषताएं हैं कुछ, ये बड़ी विचित्र बातें हैं। इसका खैर कॉन्शियसनेस या उससे कोई ज्यादा विशेष लेना देना नहीं है, पर हम इसके अंदर आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर पढ़ रहे थे कि कैसे ब्रह्मचर्य का अनुशासन, जब आपके अंदर आप अपनी शक्ति का संचयन करते हो, तो आप में जो ये कई फैकल्टीज हैं ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाती है। आप अनैतिक आचरण कर रहे हैं, आपकी स्मृति शक्ति है, आप सही तरीके से कोई विवेचन कर पाना है, वो भंग हो जाती है। इसलिए क्रोध के अंदर उसने ऋषि के गले के अंदर सांप डाल दिया, तब उसको श्राप दिया परीक्षित को कि अरे भूख के कारण मेरी जो विवेक शक्ति है वो क्षीण हो गई थी। तो आपकी विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य जो है वो आपकी ये सारी पावर्स को धीरे धीरे कल्टीवेट करता है। ये तो हमने आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर पढ़ाई था। और उससे फिर बाद में मेन फैकल्टी क्या होनी चाहिए, रिकॉर्ड ऑफ योग में भी पढ़ा था। ये तो चीजें हैं, पर ये तो आपके मेमोरी के दो पार्ट बताए थे। एक तो चित्त, जो स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी, जिसके अंदर कोई भी चीज आपने ध्यान से देखी नहीं देखी वो तो स्टोर कर लेगा। इसीलिए हिप्नोटाइज करके आपको कहेंगे देखो अब वहां थे आप, हाँ ये थी इस कमरे के अंदर, हाँ हाँ ये आपने ऑब्जर्व नहीं करी, पर आपकी जो जो ये चित्त है, जो मैकेनिकल मेमोरी का प्रोसेस है, वो तो आपके वो बिल्कुल सही है, वो आराम से इसको सारी चीज को रिकॉर्ड कर लेगा। पर एक्टिव मेमोरी है वो डेवलप्ड नहीं है हमारी। एक्टिव मेमोरी को डेवलप करने के तो फिर बाद में और तरीके हैं, लोग कोशिश करते हैं, जबकि वो जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा उसको डेवलप किया जा सकता है। पर हाँ, एक सीमा से ज्यादा तो तब हो जब आपने कुछ पावर, उसका मैकेनिज्म बताया ही था आर्य शिक्षा पद्धति में। हर ब्राह्मण का लड़का, उसको चारों वेद याद हैं, और वो मशीन के जैसे याद नहीं है कि भाई खाली रट लिया उसने, उसमें कोई पावर नहीं है। जीवन में उसका एप्लीकेशन की, हाँ ये चीज, नहीं तो कहे यार मेरे को पता था माता जी की ये सारी बातें, यहाँ अप्लाई कैसे होगी, ये वाली बात नहीं है, ये मेन मुद्दा है। पता था ये यहाँ कैसे लागू होएगी, वो नहीं आ पाता। वो भी एक तरीके की स्मृति है, हमको पता है इस बात का, पर जीवन में जब ये आता है, भय इतना ऊपर से फिर जाता है हमारा, तो विवेक जो है उसके ऊपर आंधी आ जाती है, स्मृति खोई जाती है मेरी। तो और स्मृति कौन सी खोई जाएगी, ये थोड़ी कि आप मेमोरी लॉस हो गया। स्मृति मतलब आपकी चेतना की जो वो स्थिति थी वो नहीं रहती। अब भयभीत हो जाते हैं या कामना के वशीभूत हो जाते हैं, और जो पोइज है वो खो बैठते हैं। हाँ विवेक। अच्छा, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। जैसे हम अक्सर देखते हैं, जब अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हम अभी वर्तमान में इस समय में हैं, और फिर हम दूसरे युग में जाकर वहाँ जो घटना हुआ है उसको हम देख पाते हैं, पूरा का पूरा स्मरण कर पाते हैं। तो वो स्टेट ऑफ, क्योंकि प्रत्येक युग है और प्रत्येक बीता हुआ क्षण एक चेतना का मतलब एक कॉन्शसनेस का स्तर होता है। तो अगर हम अभी से उस कॉन्शसनेस के स्तर में पहुंचे तो फिर उस चीज को हम देख सकते हैं। तो वो कॉन्शसनेस वाली चीज है या फिर वो मेमोरी वाली आप चीज है, देख सकते मुझे हैं, लग रहा नहीं वो अर्थ की मेमोरी में भी आता है। माता जी ने एक शायद पहले ही गया था कि पूरे अर्थ की भी अपनी एक मेमोरी है। वो ऐसा है जैसे छोटी छोटे पिजन होल हैं, आप एक कमरे के अंदर गए, ये कई बार ये साइंस फिक्शन टाइप के अंदर दिखाते हैं ना, कि आप एक ऐसे रूम में, एक ऐसे कक्ष के अंदर प्रवेश किया आपने, उसमें लाखों छोटे 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 विंडोज हैं। वो विंडो आपको अलग अलग जगतों के अंदर उनकी मेमोरीज रखी हुई हैं, अलग अलग काल की, अलग अलग समय की, अलग अलग चीजों की। मनुष्य जाति के इस समय क्या चीज थी, इसके लिए आपको कुछ ओकल्ट प्रोसेसेस हैं, संभावना है इस चीज की। तो इसीलिए यदि आप ये सीख गए हैं या आपको ये आता है, तो आप उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। योगी जन ऐसा करते हैं यदि आवश्यकता हो तो। माँ जब ये कहती है कि मैं इस स्थान पे रही थी, मेरे को बिल्कुल याद है कि ये यहाँ इस साइड में ऐसी कोई सभ्यता थी, मैं यहाँ रही थी,
वो उसका स्थान भी बताती हैं, कोशिश भी करती हैं। कह रहे मैं एग्जैक्ट वेयर अबाउट्स तुमको उसके ज्योग्राफिकल तो नहीं बता सकती, पर वो एकदम सामंजस्यपूर्ण थी, और ये कोई साइकोलॉजिकल नहीं थी, फिजिकल थी। माँ ये कह रही हैं। तो अर्थ की मेमोरी में जाया जा सकता है, आपकी अपनी मेमोरी में जाया जा सकता है, ये सारी संभावनाएं हैं। पर यहां जो बात कर रही है माता जी, वो थोड़ी अलग है, वो कुछ अलग है उससे। मेमोरी अलग अलग तरीके की है, पूरे ब्रह्मांड की अपनी मेमोरी है, पर उसको एक्सेस कैसे करो। आपके अपने जीवनों की बहुत बहुत जो पीछे की है उनकी मेमोरी है, पर मेमोरी बाई कॉन्शियसनेस वो वाली बात थोड़ी सी अलग है। वो तो इसी जन्म के अंदर कि आप कोई चीज याद रखते हैं। भाई माँ ये तो कह नहीं रही कि कई जन्मों की, वो तो कह रहे हैं कि आप 1000 साल भी जिए तो आप कई चीजें याद कर सकते हैं, मरने के बाद की नहीं कह रही। इसका मतलब यहाँ जिस चीज का विवेचन हो रहा है वो तो एक लाइफ टाइम की बता रही है, वो दूसरी मेमोरी है। कि आप कहें कि मैं मेरे को यहाँ की भी मेरे पूर्व जन्म की याद है, उसकी बात नहीं कर रही माता जी। ये तो रिमेंबरिंग बाय कॉन्शियसनेस, आप चीजों से एक को चेतना के द्वारा याद रखते हैं। ये थोड़ा शेड ऑफ डिफरेंस है इसके अंदर, विवेक। ठीक है भैया, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ रविकांत जी, आप शायद कुछ कह रहे थे। ना मुझे कुछ नहीं कहना है, बस यही है कि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, शिक्षा के अंदर बच्चों के साथ। जी 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 ये बच्चों के साथ करी जा सकती है, पर जी। पहले तो ये अपने साथ ये है कि मेरा तार माँ से हर समय कैसे जुड़ा रहे। हाँ, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि जो टीचर है वो एटलीस्ट माँ से जब जुड़ी हुई होगी तभी तो वो बच्चों के साथ इस तरह की करवा सकती है। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। माँ की शिक्षा माँ ही दे सकती है, हम तो यंत्र हैं। तो हम अपने आप को ऑफर करके माँ को बुलाएं कि माँ आइए और आप ही पढ़ाइए। तो माँ आपके जो आपकी कैपेबिलिटी है उस सारे को, या उसके बावजूद उसको ट्रांसेंड करके फिर माँ की चेतना फ्लो करती है। और आप यहाँ शिक्षा कैसे करवा सकते हो ये बताइए। अगर एक सामने बच्चा है और इधर एक टीचर भी एक एक व्यक्तित्व है, तो एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ा देगा या उसमें चेतना इन्फ्यूज कर देगा? कहाँ से कर देगा? उसकी डीपर प्रक्रिया यही है कि वो अपने आप को कितना माँ के प्रति ओपन करता है, और वास्तव में क्या वो जी रहा है या नहीं जी रहा है। वो जी रहा है तो उसके सारे शब्द, वो यदि इतिहास भी पढ़ा रहा है तो उसके माध्यम से चेतना इन्फ्यूज कर रहा है। और अगर उसमें नहीं है और उसका खाली ये इसके ऊपर है कि मेरे को लिफाफा महीने वाले दिन कितने का मिलने वाला है, तो अगर भागवत भी पढ़ा रहा है तो बच्चे के जीवन में एक बूंद असर नहीं आएगा। इसका मैकेनिज्म यही है रविकांत जी। ये एक बात मैं कहना चाह रहा था कि हर टीचर और हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति तो माँ से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, तो यहाँ पर माँ की जगह वो जो उसका ईस्ट है जिसको वो मानता है उसको ऑफर कर सकता है। हमारा दायित्व तो थोड़ी है कौन किससे जुड़ा हुआ है, हमारी बात है ये तो। जी जी जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो उसके तो ये चीज लागू ही नहीं होती। अगर वो ये जुड़ के करेगा तो स्कूल दूसरे दिन उसको बाहर निकाल देगी कि हमको तो हाँ रिजल्ट चाहिए। सही बात है, अरे सही कान बात पकड़ के उसको तो 2 दिन बाद में कि ये नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर उसकी रिपोर्ट भी कर दी जाए ऊपर कि ये तो इस तरीके की बातें करता है, पहली है। बात तो उसका इंटरव्यू में ही उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा कि तेरे ये फितूर बाहर रख, हमको तो यहाँ रिजल्ट चाहिए। यहाँ 7वें दिन एग्जाम होंगे, फिर बाद के अंदर 15 दिन से होंगे, महीने से होंगे, फिर बाद में क्वार्टरली होंगे, हाफ ईयरली होंगे। रिजल्ट चाहिए भाई हमको। अगर स्कूल या टीचर ऐसी बातें करने लगेगा वो तो आउट ऑफ फैशन चला जाएगा, वहां चलती नहीं है बातें। वहां तुरंत आपको ये कहेंगे आपके ये विचार हैं अपने घर पे रखा करो, यहाँ नहीं लाया करो। वहां ये बातें नहीं चलती है। पर मैं कह रहा हूं जहां हम ये कहते हैं, प्रोफेस करते हैं इस चीज को कि हम माँ की शिक्षा दे रहे हैं, वहां भी असंभव है यदि ये न किया जाए तो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं भाई ऐसी शिक्षा पद्धति आप एनफोर्स कैसे करेंगे? पहले तो टीचर कहां से लेके आएंगे जो किसी न किसी तरीके से और कोई भी चीज से, पैसे से, प्रभाव से, कामना से, किसी ये से वो से उससे प्रभावित होके इस फील्ड में नहीं आ रहा। मूलभूत तरीके से उसमें चाहे कोई भी कमियां हो, कुछ भी हो, पर एंड ऑफ द डे वो ये कहता मेरी माँ के लिए अभिप्सा है।
तो वो बच्चे के पास जाने के लिए सेफ है, नहीं तो दूसरे तो सेफ ही नहीं है। बच्चा उनके हाथ में दिया जाए, सेफ नहीं है ये, वो तो रोग से ग्रस्त है। ऐसे रोग से वो एक क्षण के अंदर बच्चे में ऐसा जहर भर देगा, अरे ऐसा करोगे तो असफल हो जाओगे जीवन में। बस एक बात ही बहुत है, अगर बच्चे के अंदर चली गई, जीवन भर वो तो विष चला गया ये मानो, और बेचारा उस विष से निकल ही नहीं सकता। कोई जबरदस्त कोई माँ की कृपा हो तो जाके कोई एक छोटी सी चीज के अंदर ऐसी तुरंत प्रवेश कर जाएगी। आपने 10 साल किसी बच्चे के ऊपर मेहनत करी, एक कोई बेवकूफ आपके घर के ऊपर आया, उसने एक 5 मिनट की उसके साथ इंटरेक्शन के अंदर ऐसा जहर भर देगा, आप कहेंगे रे मेरे 20 साल की मेहनत का इसने नाश कर दिया। तो जब आप ऐसी शिक्षा संस्था चलाते हैं जिसके अंदर टीचर कहां से लाएंगे, जो माँ की भावना से भावित हो सारे समय, और कोई एजेंडा ही न हो जिनके जीवन के अंदर, पैसा जिनका कोई लेना देना ही न हो, जिनके परिवार का कोई ये न हो कि मेरे को पीछे कोई चीज खींच रही है, तो बच्चे को शिक्षा देंगे। आप महसूस करके देखो, साइकोलॉजिकली यदि बच्चे के पास आप जाते हैं और रोग से ग्रसित हैं, आप किसी भी रोग से, आपके भोजन की कामना है, आपके किसी भी चीज की कामना है, वो देर सवेर बच्चे के अंदर चली ही जाएगी, तो टीचर सेफ ही नहीं है, उसको तो दूर रखना चाहिए। वो तो भारी छूत की बीमारी से ग्रसित है, बच्चे को दूर रखना चाहिए उससे। उसकी बजाय तो ये स्कूली शिक्षा न दी जाए, उससे दूर रखा जाए, वो बहुत ठीक है। तो पहले तो इस टीचर कैसे लेके आए, फिर स्टूडेंट कहां से लाएं, कौन पेरेंट भेजेगा ऐसे स्कूल के अंदर? कोई पेरेंट भेजने वाला नहीं है। वो भेज दे, जैसे हमारे पास कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो पेरेंट्स तो चाहते हैं, अब बच्चे में अगर नहीं हो तो बच्चा बेचारा फिर बाद के अंदर कहता है, बच्चा भाग जाता है, ना ना मेरे को तो यही सेटअप जच रहा। तो आपके पास टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी आ गया, मतलब पेरेंट्स भी हैं, तो उस केस में भी नहीं होता। कुछ के अंदर पेरेंट्स में दम नहीं है, बच्चा कहता है नहीं मेरे को तो ये एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, उसमें फिर बाद में उन दोनों में संघर्ष होता रहता है। फिर बाद में आप ऐसा स्कूल चला रहे हो, तो फिर अगर आप व्यापारिक कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप अनन्य रूप से माँ के तरीके से चल रहे हैं, तो उसको स्पॉन्सर कौन करेगा, फंडिंग कौन करेगा उसकी? क्योंकि कहीं से भी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंड लेते हैं, उसका प्रवेश उस व्यवस्था में हो ही जाता है। आप अगर गवर्नमेंट से फंड लेंगे तो गवर्नमेंट कह देगी इतना तो मिनिमम हमारा, इसके अंदर 5 में से 2 टीचर हमारे होंगे, ये छुट्टियां आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, ये पर्टिकुलर यहाँ इस तरीके के कैमरे लगाने पड़ेंगे, या जो भी उनके नॉर्म्स हैं जो रोज चेंज हो रहे हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। अब बताओ ऐसे के अंदर फिर बाद में उनके नॉर्म्स पूरे करोगे या आध्यात्मिक शिक्षा दोगे? तो ये असंभव चीज है, ये संकल्पना करना। शुरू कैसे करो इसमें, और आज के वातावरण में और मुश्किल होती जा रही है, ये बहुत मुश्किल है। रविकांत जी। हाँ, ये बहुत जबरदस्त सवाल था और आपने क्लियर कर दिया बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना इस समस्या को? बिल्कुल साहब, 101% समझिए। हाँ, तो इसको एग्जीक्यूट किया नहीं जा सकता। जी जी जी। हमारे जो मेन स्थान थे वहीं जो है, आज बाहरी जिस तरीके का वातावरण है वो प्रवेश करके माँ की शिक्षा पद्धति को कितना दूषित कर रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। कैसे करवाएंगे आप? जो माँ जिस शिक्षा की बात कर रही हैं उसका क्रियान्वयन देखने को नहीं मिल रहा। बातें तो हैं कि बातों के अंदर तो क्या दिक्कत है, पर ये कि अपनी गर्दन बाहर निकाले कि हाँ लाओ पहले सिर मेरा कटे, ऐसा नजर नहीं आ रहा, ये नजर नहीं आ रहा। यही हम चाहते हैं कि भी माँ श्री अरविंद की शिक्षा है वो मूर्तिमान अगर सामने हो, ये हमारा उद्देश्य है, यही हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तेरे कोई बात है? वन कैन रिमेंबर थिंग्स विच हैपेंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। यस, जैसे आप कह रहे थे, मैंने भी कहा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, तो ये किसी ने एक्सक्लेम किया इस बात के ऊपर, एक्सक्लेमेशन है ना ये। यस, if you go to a certain place, if you succeed in entering into contact with the place which existed thousands of years ago, हजारों साल पहले जो चीज जगह थी, माँ ने बताया है ये, माँ ने एक जगह बताई है कि वहां मैं थी, मैं वहां रही थी, और मैं कोई साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ, मैं फिजिकल बात बता रही हूँ कि मैं फिजिकली वहां रही थी, और चीजें इतनी पूर्ण थी, प्रकृति एकदम पूर्ण थी, मनुष्य के नेचर के अंदर कहीं कोई विषमता नहीं थी,
क्रोध है, भय है, घृणा है, कामना है, कुछ नहीं थी। परफेक्ट एकदम हार्मनी से सारे लोग रह रहे थे। और ये बात कोई एक्सपीरियंस की या कोई अलग लोग की नहीं, धरती के ऊपर ही, और मैं वहां रही थी। अब एग्जैक्टली कहाँ थी? फिर माँ कह रही भी है कि भाई इस साइड के अंदर, ये मैं महासागर के बीच में इस साइड कोई टापू है या ऐसा, फिर बाद में माँ कोशिश कर रही है रिकॉल करने की। एंड मोर ओवर आई बिलीव आई हैव रिटन दिस समवेयर, वही बात माँ कोशिश कर रही है। आई बिलीव आई हैव रिटन दिस समवेयर, देयर इज द रिकॉर्ड ऑफ अर्थ's कॉन्शियसनेस, and if you know how to go to that place, you can not only remember your own life but everything that happened upon earth. It is recorded there and it is a phenomenon of consciousness. इनफैक्ट कुछ ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि साउंड का वाइब्रेशन है वो हमेशा ही चलता रहता है, तो हम नेसेसरी मशीन बना लेंगे तो हम गीता को भी हूबहू रिकॉर्ड कर लेंगे। अब पता नहीं वो जिस भी आधार पे कह रहे होंगे, ये फंडामेंटल बात है कि वो कोई भी चीज जो है वो कभी जाती नहीं। वेद भी सारी क्रिएशन को साउंड के आधार पे बताते हैं, पर उनका सोचना मूलभूत है, ये भौतिक तरीके से कोशिश करते हैं। ठीक है अगर कुछ कर पाए तो, बट हाउ डज वन रिमेंबर स्वीट मदर, फॉर व्हेन वन चेंजेस द बॉडी द माइंड। आई हैव जस्ट टोल्ड यू हाउ माय चाइल्ड यू डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई सेड। ये व्यक्ति कह रहा है कि अगर शरीर ही नहीं रहा, माइंड चेंज हो गया, तो अब कैसे रिमेंबर करेंगे? तो माँ कह रही है, भी तूने सुना नहीं, मैंने अभी यही तो बात कही थी कि ऐसी एक मेमोरी है, एक वैश्विक अर्थ की, एक पहले तो पार्थिव मेमोरी है जो पृथ्वी से संबंधित है। उसके अंदर जितनी भी पीछे मेमोरी है, चाहे वो मटेरियल नेचर की है, चाहे फिर बाद में वो पशु पक्षियों की है, मेमोरी तो अलग अलग स्तर की है। आप अपने ही जीवन में देख सकते हो कि बचपन की याद, उस समय जीवन को कैसा देखते थे। यदि आप उस समय अवेक थे तो आपने उस पर्टिकुलर किसी घटना को इस रूप में देखा, वो आपके ऊपर आज भी अंकित है। पर जब आज ग्रोन अप होके आप सोचते हो, अरे यार उस पूरे माहौल में इतना रिएक्ट करने की या ऐसी, या मैंने जिस तरीके से देखा, ये कारण है क्योंकि अब आपने चीजों को और अलग तरीके से भी देखना सीखा है। आप जितने ही विकसित होते हो, आप पीछे देखते हो, अरे मैंने इस तरीके से, आप आकलन कर सकते हो। ये सारी मेमोरी अब आपके ही जीवन में देखो कितने कितने स्तर की मेमोरी हो गई। तो माँ कह रही है आपने सुनी नहीं, मैंने यही बात कही। I said that it is a mental remembrance, it will be effaced if it is a mental remembrance. Even in your present life, you cannot recall incidents which took place 20 or 30 or 40 years ago. कोई पर्टिकुलर ही मैं पांडिचेरी गया था, ये बात तो याद है, पर आपको ट्रेन का नंबर कौन सा था यार, ये तो याद नहीं है। हाँ, अगर उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई, उस ट्रेन का साथ कोई ऐसी विशिष्टता है, या आपने उसको किसी ऐसे मौके के साथ जोड़ दिया, किस दिन गए थे ये तो याद नहीं है। हाँ, इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था, इस दिन याद है, वो इस उपलक्ष्य में 15 अगस्त के ऊपर मैं गया था, 2 दिन पहले गया था, हाँ 13 को गया था जी मैं। तो याद आपके किसी कारण से वो रह रही है, अपने आप में वो ही फेस हो गई। पर उसकी डिटेल पूछी जाए, वो ट्रेन की सीट कैसी थी, तो एक इंप्रेशन जो उस समय आपके बना होगा कि यार ये सीटें अच्छी नहीं है, वो तो शायद याद रहे। पर आपको कहें उस बोगी नंबर कितनी थी, ये क्या था, कि यार ये कोई याद रखने की चीजें हैं क्या? डिपेंड करता है। कुछ के मेमोरी बड़ी शार्प होती है, उनको बिल्कुल परफेक्टली चीजें याद रहती है। कुछ को किस तरीके की याद रहती है, कुछ ध्यान ही नहीं देता उनके ऊपर, ठीक है उसने जो किया वो किया। दूसरी चीज है कि मां श्री अरविंद ने कहा क्या क्या कह रखा है, चेतना के स्तर के ऊपर उसने जो जो स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस महसूस करी, वो उसको बिल्कुल याद है। किस संदर्भ में कौन सी चीज है वो अपने साथ, वैसे तो हर जने की है ये, पर ये जो चीजें हैं कि 20, 30 और 40 इयर्स अगो, ये जो इंसिडेंट्स है वो रिकॉल करना बड़ा मुश्किल है। बट ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट ए मेंटल स्टेट। कॉन्शियसनेस की अवस्था कोई मानसिक अवस्था नहीं है भाई, ये तो समझने की आवश्यकता है कि आपने चेतना से समझा, तो आप पहले तो चेतना ही समझते नहीं कि चेतना है क्या। आप तो सारी चीज मानसिक रूप से देखते हो, हाँ ये भी चेतना है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अब ये कौन सा पार्ट था, आपकी एस्पिरेशन है या क्या है, हमको नहीं पता। तो वैसे ही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो मेंटल स्टेट नहीं है।
It has nothing to do with the mind. Indeed, most minds are dissolved with the body. शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा भी ये जो मेमोरी की बात चल रही है, अगर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की भी जनरली आप बात करो तो वो उसके साथ नष्ट हो जाती है। अगर उसमें आप जा सको वो फिर एक दूसरा फिनोमिना है। एक्सेप्ट व्हेन देयर इज ए वेरी वेल मेड स्पेशल फॉर्मेशन, वेरी कोहेसिव। कोहेसिव मतलब एक साथ जुड़ा हुआ, जो ये नहीं कि आपका मन कहीं जा रहा है, शरीर कहीं जा रहा है, प्राण कहीं भाग रहा है, ये नहीं। कोहेसिव, एकजुट हैं सारे के सारे। मतलब आपकी जो सेंट्रल विल है, आपकी चैत्य चेतना जो है, उसके इर्द गिर्द सारों ने यदि किया है तो वो रहता है, वो फिर बाद में बच जाता है। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड विच कैन लास्ट, वो चीज रहती है। बट दैट इज फेयरली रेयर। पर ये बात तो बहुत ज्यादा रेयर चीज है। करता कौन है ये तो जिसने साधना अपनाई है कॉन्शियसली, उन लोगों की है। These are only exceptional cases, but consciousness is something quite different. Consciousness is an eternal state. ये एक शाश्वत चीज है। The state of consciousness is an eternal state. Creation is born through consciousness, and if consciousness were withdrawn, चेतना यदि हटा ली जाए, there would be no creation any longer. And if you enter into contact with consciousness, you can discover the whole history of creation. पृथ्वी की नहीं, क्रिएशन की ही पूरी जो सृष्टि हुई उसका इतिहास पूरा का पूरा आप जान सकते हो कि ये तो ऐसे ही हुआ। हाँ, ये नहीं आप कहो कि इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन क्या था, ये क्या था, ये नहीं। मूलभूत तरीके से आप जानते हो कि चीजें ऐसी ही हैं और आगे ऐसी ही होंगी। इसीलिए श्री अरविंद सारे को पीछे से लेके अभी तक और आगे तक ट्रेस कर लेते हैं। वगैरह सुप्रामेंटल कोई ऐसा नहीं है कि कोई आइडिया है या कोई दर्शन है, ऐसा नहीं। इट इज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। चीजों की जो सामान्य गति है उसके अंदर ये अवश्यम भावी चीज है। ये कोई ये नहीं कि हम करेंगे तो आएगा या नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ये तो आएगा ही। कोई चीज इसको विफल नहीं कर सकती। भाई मनुष्य का आना कोई बंदर विफल कर सकते थे क्या? तो अतिमानस का आना, मनुष्य सारे भी मिल जाए, हम माने नहीं माने, उससे अतिमानस के क्या फर्क पड़ता है सेहत के? वो तो आएगा ही। कैसे पता आपको? जब आप इसके अंदर जाते हैं। नहीं तो डार्विन ने सारी चीज कर दी, वो यहां इस निष्कर्ष तक नहीं आया। यदि हम ये कहें कि हाँ ये तो हम भी बता रहे हैं क्रम विकास हो रहा है, पर वो क्रम विकास के अंदर मनुष्य को लास्ट सीढ़ी के ऊपर लाके टेक देता है कि हम ही हैं लास्ट सीढ़ी, लास्ट पायदान। आज तक कभी ये सोचने समझने में नहीं आया, आध्यात्मिकता भी इस तक नहीं आई। आज तक की जो आध्यात्मिकता है वो सच्चिदानंद की तो बात करती है, पर आपके अपने स्तर के ऊपर, और उसमें आप उसके अंदर समाधि के अंदर चले जाओ और छोड़ दो शरीर को। यहां तो ये चीज नहीं हो सकती। यही एक कंक्लूजन के ऊपर एक बार श्री अरविंद ने कहा भी लगता तो यही है, यही एक करने योग्य क्या रहेगी। यहाँ तो ये कुत्ते की दुम की जैसे है, सीधी तो होती नहीं। कितना भी मेहनत करो। तो विवेकानंद जी ने उनको जेल के अंदर और कंटिन्यूअस उनकी प्रेजेंस आई, और उन्होंने सुप्रामेंटल नाम नहीं दिया, पर कड़ी दर उन्होंने सुप्रामेंटल नाम तो श्री अरविंद का कॉइन की भी टर्म है ये। और क्रिएशन कम्स फ्रॉम कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इज इटर्नल। कॉन्शियसनेस जो है ना वो इटर्नल चीज है, उससे सारी चीज बोर्न होती है। यदि उसके अंदर आप चले जाओ, कहने का मतलब जिस आदमी ने नक्शा बनाया, अब आप सारे समय डिटेल्स जो वहां मजदूर लग रहे हैं उनसे डिटेल इकट्ठी करो तो मेन नक्शे तक नहीं पहुंच सकते। जिस व्यक्ति के मन में वो संकल्पना थी उस भवन की, वहां तक पहुंच जाओ, आप सारी चीज पता चल जाएगी, और किस क्रम से हुई वो पता चल जाएगी, इसके पीछे का उद्देश्य और आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो पता चल जाएगा। आप ये एक भवन बना रहे हैं, हाँ ये पीछे ये इसके सारा बैकग्राउंड पता चल जाएगा, और आगे क्या आएगा भाई इसके अंदर हम माँ का जो विजन है उसको मूर्तिमान करेंगे। अगर आप एक बार ये चीज समझ गए तो सारी चीजों की गुत्थी आपके समझ में आ जाएगी। नहीं वहां जो लग रहे हैं मजदूर, अगर उनकी सारों की बातें इकट्ठी करें आप क्या समझ गए? इतने पत्थर आए, इतनी गाड़ियां आई, इतना इसके अंदर गारा आया, इतने लोग आए, इतना पैसा लगा, यहाँ से पैसा आया, इसने फंड किया। अरे पर इससे क्या बात हो गई?
वो तो आपको बता नहीं सकता कोई चीज। कॉन्शियसनेस इज इटर्नल, वो शाश्वत है, तो आप हमेशा ही शाश्वत के अंदर जा सकते हो। यहां तक तो ठीक है ना आपने, या यहां तक कोई, अब इसमें कोई बात आई है विवेक? नहीं भैया, समझ में आ रही ठीक है। हाँ, ये हम आगे लोग अभी एक कॉन्शसनेस की बात आई है, तो कॉन्शसनेस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्या है वो, हम्म, तो देखिए। हाँ, कॉन्शियसनेस के बारे में क्या बोल रहे हो आप? ये कॉन्शसनेस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते तो हम लोग, और डिस्कस होती तो समझ में हाँ, आ रहा था। ये पहले पढ़ के गए थे, ये कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, चेतना और उसके उपकरण। ये हम एक समय के ऊपर फिर इसको खोलेंगे। चेतना अपने आप के अंदर एक इटर्नल स्टेट है भाई। जैसे मानसिक चेतना, सपोज एक छोटा उदाहरण दे आपको, मनुष्य मानसिक चेतना को धारण करता है, पर एक मनुष्य मर गया, उससे मानसिक चेतना तो चली नहीं गई, वो धीरे 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 निर्माण कर रही है। तो अब बंदर है, वो सारी जगह घूम आए, आप उसको ये कहो यदि मनुष्य को समझना है तो मनुष्य की चेतना में प्रवेश कर जाओ, आप चीजें समझना शुरू कर दोगे, क्योंकि चेतना एक शाश्वत चीज है, आप ये सारी बातें समझ जाओगे। भी बजाय किसी एक व्यक्ति के जीवन को एनालाइज करने के, कोई भी एक व्यक्ति है, कितना भी प्रकांड विद्वान है, उसके माध्यम से थोड़ा बहुत तो आप सीख सकते हो, पर कोई बंदर है, उसको कहो कि ये सारी चीजें मनुष्य की समझाओ, तो कहां से शुरू करो? कभी ये चेतना में, मानसिक चेतना के अंदर तू प्रवेश करेगा तो तेरे को शुरुआत होगी। तो वैसे ही ये जो चेतना है वो इटर्नल चीज है, जैसे मानसिक चेतना है, मनुष्य है वो आया चला गया मर गया, चेतना अपने आप के अंदर शाश्वत है, वो है वहां। प्राणी है, जन्मा मर गया, पर प्राण है, अपने आप में एक चेतना है, कॉन्शियसनेस का स्तर है, वो है। अगर उस व्यक्ति के साथ ही खत्म हो जाती तो सारा ही लुप्त हो जाता, फिर तो ऐसा नहीं है, वो एक इटर्नल स्टेट है। बाकी कॉन्शियसनेस तो बड़ी फंडामेंटल चीज है, क्योंकि यदि हम ये कहें सत्य चित और आनंद, सत्य कोई चीज है, चित मतलब चेतना, और अगर वो है, भाई सच्चिदानंद का और कंसेप्शन क्या है? कोई चीज, कोई भी चीज है, उसको बताने के लिए चेतना है कि भाई भैया है। आप आंखों से देखते हो, अगर आंखें न हो, नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट आपके न हो, इंद्रियां न हो, तो है या नहीं है का पता कैसे चले आपको? चेतना आपको बताती है भी कोई चीज है। तो परमात्मा के अंदर ये हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो सच्चिदानंदमय है, कि वो है। भाई हम जब जब बातें करते हैं माया है, ये है, मतलब कोई चीज है साहब, माया भी है तो मतलब कुछ है, किसी चीज की तो बात कर रहे हो। भाई ये नहीं है मतलब कुछ नहीं भी बोलने के लिए कुछ तो चाहिए, ये नहीं है, ये वाली चीज तो नहीं है, पर किसी चीज की तो बात कर रहे हो आप। ब्रह्म एक ऐसा है, ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, मतलब आप कोई चीज का तो प्रतिपादन, मतलब है। ये बताने के लिए किसने बताया आपको ये बात? अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपको तो है या नहीं, ये जगत आपके लिए तो प्रलय हो गई। जब आपकी मृत्यु हो गई, आपकी तरफ से तो प्रलय हो गई। कौन सी चीज है जो ये बताती है कि है? वो है चेतना। तो अगर परमात्मा के अंदर क्यों सच्चिदानंदमय है कि कोई चीज है, उसकी चेतना है जो ये बताती है कि है भाई मैं हूं। और वो तकलीफ में नहीं हो सकता कि भगवान तकलीफ में है, और सारा ये क्रिएशन है वो आनंद की जो है अभिव्यक्ति है। इसीलिए भाई जिस भी चेतना के स्तर के ऊपर उसने अपने आप को बांध दिया, कीड़े के रूप में जिस जगत को वो सेंस कर रहा है, देख रहा है, वैसी उसकी, उसके सारे नियम वैसे ही लागू हो रहे हैं। एक छिपकली यहाँ हो सकता है, यहाँ इस रूम में हो, पर उसको ये सेंस नहीं आ सकता वो लाइब्रेरी के अंदर है। तो क्योंकि उसके अंदर नेसेसरी चेतना नहीं है, क्या कर लेगी वो इस रूम में होके? भाई सुप्रामेंटल आया होगा जिस समय प्लेग्राउंड के अंदर थी माँ,
और उन्होंने कहा उसने टच किया, पत्थर भी रहे होंगे वहां, तो लोगों को ही नहीं पता चला, 2-3 जने थे जिनको थोड़ा बहुत कुछ महसूस हुआ। माँ ने तो कहा यहाँ अवतरण हो गया, जाओ आश्रम के अंदर सारे के अंदर ये अनाउंस कर दो कि अतिमानसिक चेतना का अवतरण हो गया। अब नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन ही नहीं है उसको रजिस्टर करने का, आप दूसरों के हिसाब से हाँ भी हो गया, ठीक है, वहां पत्थर भी पड़े होंगे। तो हम कितने जगत को देख पाते हैं, हमारी जितनी चेतना की स्थिति है उतना सेंस कर पाते हैं। तो इसलिए करने लायक क्या काम क्या है, सीधा सीधा है चेतना के अंदर विकास। बंदर को सारे जीवन भी उसके ऊपर मेहनत करी जाए, पर उसका हल्का सा डायनेमिज्म खोल दिया जाए, मानसिक चेतना कोई तरीके से यदि उसमें प्रवेश करवाई जाए, तो सोचिए वो किस स्तर के ऊपर चला जा सकता है। चेतना एक शाश्वत चीज है, उसके रूप हैं वो आते जाते हैं, चेतना अपने आप के अंदर हमेशा बनी रहती है। ये जो टॉपिक है वो यथा समय हम पकड़ सकते हैं जब उसका प्रॉपर आएगा, और अपने पहले बात करी भी है इसके विषय में, आप थे नहीं उस समय। आगे इसके अंदर ये कितना बड़ा है, ये एक और कर सकते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ अनप्लेजेंट थॉट्स, ये कर लेना अपन। हाँ भैया। अनप्लेजेंट थॉट्स ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल चीज है। इन थॉट्स से कैसे पिंड छुटाएं? देयर आर सेवरल मेथड्स, अनेक तरीके हैं जनरली, बट इट डिपेंड्स ऑन पीपल। जनरली द इजीएस्ट वे इज टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। आप में जबरदस्त कामना उठ रही है, आराम से आए, अचानक आइसक्रीम खाने की मन में आ गई। अब आप देखते हो ना, कोई आया फिर बाद में अरे यार 2 जनों को फोन किया, चलो चलो आइसक्रीम खा के आएंगे, या अगर परिवार में है चलो आज तो आइसक्रीम खा के आएंगे, दूसरे भी तैयारी बैठे हैं उसके लिए। तो पर यदि आप थोड़ा सा डीपर कोई चीज में जा रहे हैं, यदि आपको इस समय पढ़ना है या कोई और चीज में कामना उठी आई आपके, तो या ऐसा कोई चीज नहीं करनी जो आपको भाई इस समय मेरे को नहीं करनी है, तो इजीएस्ट वे इज टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, और कोई दूसरी चीज के बारे में सोचना शुरू कर दो। दैट इज टू concentrate one's attention upon something that has nothing to do with that thought, has no connection with that thought, like reading or some work। पर माँ तो यहाँ रीडिंग की बता रही है, दूसरा कह रहा है अरे रीडिंग के अंदर लगेंगे, रीडिंग के अंदर तो मन ही नहीं लगेगा। इसकी बजाय चलो वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं, ये कुछ ऐसा करना, फिजिकली कुछ ऐसा करना शुरू कर देते हैं। समवर्क कोई काम में लग गए, चलो क्लीनिंग शुरू कर देते हैं, सफाई करनी शुरू कर देते हैं, ये काम है इसमें। जनरली समथिंग क्रिएटिव, यही तो सम क्रिएटिव वर्क, कोई भी क्रिएटिव काम आपने करना शुरू कर दिया। फॉर इंस्टेंस दोज हु राइट व्हाइल दे आर राइटिंग, लेट अस टेक सिंपली ए नोवेलिस्ट, कोई उपन्यासकार है, while he is writing all other thoughts are gone, for he is concentrated on what he is doing. When he finishes writing, if he has no control, the other thoughts will return. ऐसे ऐसे जो लोग हैं ध्यानस्थ अवस्था के अंदर बड़े वो सोबर हैं, ध्यानस्थ अवस्था से बाहर आके वो कह रहे हैं क्योंकि बाहरी प्रकृति के ऊपर कंट्रोल रहता नहीं, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। बट प्रिसाइसली व्हेन ए थॉट असेल्स यू, तकलीफ जब देता है, one can try to do some creative work. For example, the scientist could do some research work, special study to discover something that is very absorbing, जो आपका पूरा ध्यान आकर्षित कर ले। That is the easiest way. Naturally, those who have begun to control their thought can make a movement of rejection. Rejection? नहीं, मैं नहीं स्वीकार करता इसको। बैठे बैठे मौसम ऐसा हुआ, थोड़ी बारिश हुई, यार समोसे बना लेते हैं, पकौड़ी बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, चलो इसके अंदर तो यहाँ घूमने चलते हैं। मतलब लोगों के कैसे कैसे विचार सारे दिन आते हैं, हालांकि वो तो कह रहे हैं भाई पैसा कमाई इसलिए रहा हूं मैं ये फुलफिल कर सकूं, इसके लिए तो मैं पूरा दिन रात दिन रगड़ रहा हूं पूरा अपने आप को। पर जो व्यक्ति कुछ डिसेंट करना चाहता है भी, वो थॉट कंट्रोल अदरवाइज तो नहीं कैसे करेगा। पुश असाइड द थॉट एज वन वुड ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट को आप धक्का देके कैसे दूर करते हैं, नहीं हटो, वैसे रिजेक्ट करते हैं। पर इसके अंदर आप ये पाएंगे, साइकोलॉजिकली आप करके देख लेना, यदि आपके कोई सही आधार नहीं है, कोई अच्छा आधार नहीं है, आप एक कुछ चीजों को तो हटा पाएंगे। जैसे
मोबाइल के ऊपर ये नई चीज देख लेते, कुछ आया है, सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं उसके अंदर, नहीं ये नहीं करेंगे, मेरा कल एग्जाम है, इसको तो दूर कर पाओगे, ये बात तो दूर कर सकोगे। पर ऐसा अगर आपके कोई इस तरीके का ऑब्जेक्ट नहीं है और कोई विचार आपके अंदर आ रहे हैं, उनको रिजेक्ट कर पाना उसके लिए बड़ी मुश्किल है। कामना के विचार आपके अंदर उठ रहे हैं साहब, गुबार उठ रहे हैं, क्या कर लो, क्रोध के उठ रहे हैं, बुरी हाल, एक व्यक्ति आपको देखा नहीं सुहाता या उसने आपके साथ कोई ऐसी चीज कर ली, कैसे दूर करो उसको। कहना आसान है, मूवमेंट ऑफ रिजेक्शन बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए बुद्धि से शुरू करता है व्यक्ति, नहीं भी ठीक है, अंदर जो भी बवाल उठ रहा हो कम से कम एक्सप्रेशन तो नहीं दूंगा, तो वो निग्रह करता है उसका ना गलत बात। बट दैट इज मोर डिफिकल्ट एंड आस्क्स फॉर ए मच ग्रेटर मास्टरी। इफ वन कैन मैनेज इट, इट इज मोर एक्टिव in the sense that if you reject that movement, that thought, if you chase it off effectively and constantly or almost repeatedly, finally it does not come anymore. निग्रह की बात हो गई है। निग्रह में आप यही करते हैं, माँ को एक बड़ी कामना उठी, कोई डिश मदर की माँ ने ला के दी उनको, रसगुल्ला है या कुछ भी है, कोई भी चीज माँ को पसंद भी थी, और माँ को शुरू से ही बचपन से सूक्ष्म जो जगत है उनकी एंटिटीज है वो दिखती थी। माँ ने कहा बड़ा लंबा समय मेरे को ये जानने में लगा कि ये मेरे को ही दिखती है, इन औरों को नहीं दिखती, पहले मेरे को लगता है सबको दिखती होंगी भाई। तो उन्होंने एक सर्टेन जेस्चर किया और प्रेशर बनाया माँ के ऊपर कि ये तो खाना पड़ेगा आपको। माँ ने कहा कि भी नहीं, ये तो नहीं करूंगी अब मैं। उन्होंने कहा 72 घंटे या कितने घंटे उनके जीवन को नरक बना दिया। जो उनके पास हथकंडे थे वो सारे के सारे अपना लिए कि नहीं ये तो खाना ही पड़ेगा, तेरे जीवन का अस्तित्व इसके ऊपर ही केंद्रित है, तेरे को तो ये तो खाना ही पड़ेगा। और माँ की जो मदर थी वो भी कहे कि ना ना गलत बात, फंस कर इसके ऊपर इतना ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता नहीं ना कि ये तो सेल्फ डिसिप्लिनिंग के हिसाब से ये तो नहीं खा रही। उधर वो नाराज, वो पूरा प्रेशराइज कर रहे कि नहीं ये तो खाना ही पड़ेगा। तो माँ कह रही है लगातार कुछ, मतलब 72 घंटे का मतलब देख लो आप कितने दिन हो गए, उतने समय ये चली, फिर बाद में हमेशा के लिए छोड़ ही दिया कि ये फालतू है, इस पे दिमाग लगाने से क्या फायदा, इतनी एनर्जी और दूसरों पे वेस्ट करते इस पे अकेली पे क्यों लगाएं। तो कहा मेरे को हमेशा के लिए मुक्त छोड़ दिया। बट इन दी अदर केस इट कैन ऑलवेज रिटर्न, दैट मेक्स टू मेथड्स। ये दो तरीके हो गए, ये दो तरीके हो गए आपके। एक तो रिजेक्शन जैसे फिजिकली, एक दूसरा ये है कि आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने दूसरी चीज के ऊपर ध्यान के केंद्रित कर लिया। तो इसके अंदर अदर के इस केस के अंदर जब आप निग्रह करते हो धीरे धीरे, और वो कभी फाइनली आएगी नहीं। पहले वाले केस के अंदर भाई आपके अच्छी चीज नहीं है तो आप उठ के अपने कमरे से चल देते हो, कब तक चलते रहोगे। वो तो हाँ सिंसियरली अच्छी चीज है ये, बजाय उस चीज को एक्सप्रेशन देने के वो चीज तो जरूरी है, पर मास्टरी नहीं है, वो उसके अंदर महारत पाना नहीं है। प्रैक्टिकल बात तो ठीक है, करना चाहिए। The third means is to be able to bring down a sufficiently great light from above, which will be the denial in the deeper sense. अब एक ग्रेटर लाइट कि मैं ये करने आया हूं, माँ के काम में ये चीज ठीक नहीं है ना, उसके पास ज्यादा पावर होगी। यही बात मैं कह रहा था कि यदि खाली वो ही चीज करते हो आपके पास नेसेसरी शक्ति नहीं होती, तो आपके अगर नेक्स्ट दिन कोई एग्जाम है तो आप कह दोगे नहीं मोबाइल नहीं देखूंगा। पर यदि और कोई दूसरी गहरी नैतिक शक्ति आपके पास नहीं है तो आपके पास आधार ही नहीं है, आप खुद का ही अंतर विरोध कर बैठोगे। इसलिए निग्रह आप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते आप। दैट इज इफ द थॉट विच कम्स इन समथिंग डार्क comes is something dark, and especially if it comes from the subconscious or inconscient and is sustained by instinct, if one brings down from above the light of a true knowledge at higher power, and put that light upon the thought, one can manage to dissolve it or enlighten or transform it. This is the supreme method. ये सुप्रीम मेथड है, क्योंकि जीवन में आप पाएंगे अगर आप इस मार्ग के ऊपर हैं, ऐसी ऐसी सूक्ष्म चीजें आएंगी। आप हमेशा अगर माँ को देखो, माँ ये है, माँ ये चीज है, फिर ग्रेटर जो आपके पावर है
एक्चुअल में तो कौन सी चीज आपको इसके ऊपर रखती है? जब आप ऐसी चीज को एक्सप्रेशन देते हैं जो माँ के खिलाफ है, तो इतनी भयंकर आपके अंदर पीड़ा होती है, आपका माँ के साथ संपर्क है उसमें ब्रीच आ जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। वो आपकी सेफ्टी है। यदि आप वही काम कर रहे हैं, पीड़ा कि मैं तो ऐसा किए जा रहा हूँ, पीड़ा हो रही है, तो इसका मतलब सही नहीं है। आप इतनी भयंकर आपको पीड़ा हो जाएगी, वो आपकी सेफ्टी है कि नहीं भैया ये तो मैं नहीं करूँगा। आप जहर थोड़ी खा जाएंगे, ना ना, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो वैसे ही माँ से विरुद्ध कोई चीज़ होगी, आप कहे मैं नहीं कर सकता भाई, ये कितनी भी बढ़िया लगो, कितनी भी क्या है, मैंने एक आध बार ट्राई करी, ये तो इतनी गहरी पीड़ा मेरे को देती है। कहने का मतलब आप में इतना नेसेसरी शुद्धिकरण हो गया, या माँ का आपके बीइंग में इतना स्थापन हो चुका है, अब दूसरी चीज को पांव टेकने ज्यादा जगह नहीं मिलती। कोशिश करती रहेगी वो चीज आके, बार बार आपको कलुषित करने की, भ्रमित करने की कोशिश करेगी, पर यदि आप उसके अंदर प्रतिष्ठित हैं, कौन सी चीज है वो? भाई यदि आपके सेल्फ गिविंग है, माँ को आप दिए हुए हो, वो भाग आपको कहीं डिगने नहीं देगा, कहीं नहीं जाने देगा। वो आपको वहीं बनाए रखेगा। दिस इज स्टिल a little more difficult, but it can be done, and if one does it, one is cured. Not only does the thought not come back, but the very cause is removed. उसका कारण है वो स्वयं ही, कि थॉट ही नहीं आएगा वापस, उसका कारण है वो ही चला गया, दोबारा आने का कोई मतलब ही नहीं है। द फर्स्ट स्टेप इज टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, ये तो हम पढ़ के ही आए, बट इन दिस वे यू नो इट विल बी इनडेफिनेटली रिपीटेड, आता रहेगा वो। तो उस आदमी को आपने कभी वापस किया ही नहीं, वो आते ही आप भाग जाते हो, आपसे मांगने वाला आ रहा है, वो तो थकने वाला नहीं है वो, कि आपसे कोई अपना वसूली नहीं करेगा, वो तो आएगा आपसे किराया लेने। तो आइदर तो आप उसको साइलेंस करो किसी भी तरीके से, ले भैया दोबारा यहाँ मत आना। द सेकेंड इज टू फाइट, एंड द थर्ड इज टू ट्रांसफॉर्म। 3 तरीके बता दिए। इनकी भी खैर एक्चुअलिटी के अंदर जब आप प्रैक्टिकल में इसको डालते हो तो शेड्स ऑफ डिफरेंस हैं, इसके अलग अलग शेड्स हैं। वो तो मैंने आपको पहले ही ये देखते ही ये बता दिया कि जब तक आपके कोई डीपर आधार, एथिकल आधार नहीं है, आप कर ही नहीं सकते ये चीज, दूसरा वाला भी नहीं कर सकते आप। When one has reached the third step, not only one is cured, but one has made a permanent progress. परमानेंट, स्थायी आपने प्रगति कर ली है। पर आप ये सोचो एक फील्ड में ये बार बार ये तो लास्ट तक पेस्टर करती रहेगी, परेशान करती रहेगी। अगर माँ के अंदर भ्रमित रूप लेके ये आ सकती हैं, उन्होंने कहा वो लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड है या कौन था, उसने श्री अरविंद का रूप धारण करके मेरे पास आ गया और मेरे से ऐसी गलतियों की माफी मेरे से मंगवाई जो मैंने कभी करी नहीं, पर क्योंकि श्री अरविंद के प्रति मेरी अनन्य श्रद्धा है, मेरा अनन्य उनके प्रति रेस्पेक्ट है, तो मैं चुपचाप एकदम बच्चे की जैसे उनसे उन चीजों की भी माफी मांग रही थी, जानते हुए कि ये श्री अरविंद नहीं है, पर रूप तो धर लिया। और रूप धर लिया तो भी श्री अरविंद के प्रति तो अपनी निष्ठा है। तो माँ के पास यदि ये चीज आ सकती है, तो हम ये न माने कि ये कोई इतनी सहज चीज है और हमको परेशान नहीं करेगी। पर हाँ, इतना निश्चित है कि यदि आप इस मार्ग पे हैं और 20 साल से एक ही चीज से भी लड़ाई कर रहे हैं, तो भी आप उस पायदान पे नहीं है, आपका आनंद का स्रोत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यदि वो ही एक समस्या है जो 20 साल से आप कह रहे हैं यार एक छोटी सी चीज नहीं जीती जा रही मेरे से, तो भी आप ये पाएंगे आपके अंदर माँ की चेतना निश्चित रूप से कार्यरत है, जो कि आपको 20 साल तक लाई है यहाँ तक लड़ाते लड़ाते। आप तो ये सोच रहे इस युद्ध के अंदर एक ही व्यक्ति है, या एक ही आदत है, या एक ही चीज है। आप नहीं जानते इसके अंदर कितनी कितनी चीजें हैं उसके साथ। तो ये मत सोचो कि मेरे को इतना समय हो गया लड़ते हुए। आप उसी पायदान पे नहीं हो, यदि आप उसको कंटिन्यू करते हो तो आपकी प्रोग्रेस उसके अंदर भी हो रही है निश्चित रूप से। वो हमेशा ही एक जैसी नहीं होती। यहाँ हम इससे आगे तो नहीं चलेंगे, पर इसके विषय में कोई प्रैक्टिकल बात, कोई आपका साइकोलॉजिकल अनुभव, कोई चीज, क्योंकि एक्चुअली तो देखो लास्ट वाला ही है करने का तरीका, और वो जब तक आपकी सेल्फ गिविंग नहीं होगी माँ के प्रति, तब तक आएगा नहीं। जब तक आपका अपने ऊपर केंद्रीकरण है, वो आ नहीं सकता। ट्रांसम्यूट करोगे किससे?
भाई गिलास के अंदर मैं कोई चीज भरूं पर कोई चीज है ही नहीं भरने की, क्या है? तो आपका केंद्रीकरण अगर मैं के ऊपर है तब तक तो ये ट्रांसम्यूटेशन नहीं हो सकता। केंद्रीकरण माँ के ऊपर है, धीरे धीरे उनकी चेतना आती है, वो आपका ये काम करेगी। मेरे ख्याल से बात तो ये क्लियर होनी चाहिए एकदम कि प्रैक्टिकली कैसे हम इसको करें। अब इसके अंदर विवेक, हाँ भैया, ये चीज़ें समझ में आ रही है। और जो प्रैक्टिकली हम लोग 2 ही स्टेप जो बताया गया वो हम लोग कर पाते हैं। एक इसके जगह दूसरे चीज़ को सोचना, और फिर उससे जो आ रहा है उससे फाइट करना। थर्ड वाली जो चीज़ है वो तो सही है, वो कर पाना थोड़ा नहीं होता। हाँ, उसके लिए डीपर आधार चाहिए, उसके लिए आधार डीपर चाहिए। पर हाँ, इसके लिए अब कोशिश ये करो कि अपने जीवन में हम कुछ प्रैक्टिकली करना शुरू करें इसके विषय में। पहले तो गंभीरता से अपनी एस्पिरेशन को टटोलें, और कोई मुद्दा जीवन के अंदर नहीं है, एक वन पॉइंटेडली माँ की ओर चलने का प्रयास करें। इसमें यदि आपको कोई समय की कुछ समय के लिए सहायता की किसी की आवश्यकता है, यहाँ आना चाहते हो कुछ समय के लिए आ जाओ, कि हम डिसाइसिवली इस जीवन के अंदर प्लंज ले सकें। अब इधर उधर की बातों में कि हम इतना भी हो गया, भाई आध्यात्मिक जीवन में मैं जाना नहीं चाहता, माँ के जीवन में जाना नहीं चाहता, फिर तो सेल्फ परफेक्शन की बात आती भी नहीं। करोगे भी क्या उस परफेक्शन का, कि मैं एक ऐसी चीज खूब मांझ रहा हूं, मैं तो मतलब बहुत अच्छा घर बना रहा हूं, रहने के लिए नहीं बना रहा, इसमें रहेगा नहीं कोई, अरे तो क्यों मेहनत कर रहे हो? फिर सेल्फ परफेक्शन कर रहे हो, अगर उसमें कोई अच्छी चीज आएगी ही नहीं, उसके लिए जीवन दोगे ही नहीं, तो फिर सेल्फ परफेक्शन करें किस लिए? किस लिए? उसका तो कोई उद्देश्य, निरुद्देश्य है वो तो मुद्दा ही शुरू नहीं होता। तो मेरा तो आप लोगों से सबसे ये आग्रह है कि प्रैक्टिकली अपने शुरू करो, और इसमें अगर आपको आवश्यकता हो यहाँ आ जाइए, या जिसके अंदर कुछ आप मेरे से कुछ चाहते हैं तो वो आप बताएंगे, तो मैं अगर हो सकेगा वो कोशिश करूंगा। इस विषय में थोड़ा आप विचार कीजिए, अगली बार हम ये इससे आगे से ले लेंगे। ठीक है विवेक? किसी के और भी किसी हाँ की ठीक बात है। हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो हम इसको यहीं रोक देते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं। जय श्री राम। जैसे